नमस्कार, खबर है 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सीएम मनोहर लाल आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 12:15 बजे हरियाणा निवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। नगर निकाय चुनाव को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 12:15 बजे हरियाणा निवास में मीडिया से होंगे रूबरू। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से। सीएम मनोहर लाल आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 12:15 बजे हरियाणा निवास में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। चंडीगढ़ से बड़ी खबर। 12:15 बजे हरियाणा निवास में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। नगर निकाय चुनाव को लेकर के होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। चंडीगढ़ से बड़ी खबर। सीएम मनोहर लाल आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 12:15 बजे हरियाणा निवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। सवा 12 बजे हरियाणा निवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। 12:15 बजे हरियाणा निवास में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। देश में एक दिन में 3,712 कोरोना के नए केस सामने आए और कोरोना के चलते 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2,584 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.74% हो गया है। आपको बताते चले, कोरोना के एक्टिव केसों की बात की जाए तो देश में फिलहाल कोरोना के 19,509 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं और अब तक देश में कोरोना से 5,24,641 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में 2,000 से ज्यादा कोरोना के केस मिले हैं। 3,712 कोरोना के नए केस सामने आए। देश में कोरोना से 5 लोगों की मौत हुई है। 2,584 लोग कोरोना से ठीक हुए। इसी के साथ एक्टिव केस की बात की जाए तो 19,509 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। कोरोना की स्थिति में यहां पर लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में आप सभी से हर खबर यही अपील करता है कि आप सभी कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करें। आइए अब बात कर लेते हैं कि प्रदेश में कोरोना की क्या कुछ स्थिति है। हरियाणा में एक दिन में कोरोना के 187 नए मामले सामने आए। वहीं प्रदेश में कोरोना के चलते कोई भी मौत नहीं हुई और 247 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का जो रिकवरी रेट है वो 98.86% पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम में 145 नए पॉजिटिव केस मिले, जबकि फरीदाबाद में 25 नए संक्रमित मिले। इसके अलावा हिसार में 2, पंचकुला में 5 और सिरसा में 3 मामले सामने आए। वहीं अगर हम बात करते हैं प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या की, तो फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 1,082 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं, जबकि 10,621 लोगों ने अब तक अपनी जान कोरोना से गंवा दी है। सीएम मनोहर लाल ने बुधवार को चंडीगढ़ निवास स्थान से ऑडियो के माध्यम से प्रदेश भर के 408 पुलिसकर्मियों से संवाद किया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने भी दिल खोलकर मुख्यमंत्री से बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिया है कि वो रिटायरमेंट के बाद समर्पण पोर्टल से जुड़कर समाज सेवा के महान कार्य में अपना योगदान देंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि जो पुलिसकर्मी 31 अक्टूबर 2024 तक रिटायर हो रहे हैं, उनके मन में जरूर ये भाव आता होगा कि रिटायर होने के बाद वे कार्य करेंगे, लेकिन हरियाणा सरकार ने ऐसे लोगों के लिए समर्पण पोर्टल बनाया है।
फरीदाबाद पलवल जिले की सीमा पर नेशनल हाईवे 19 पर सरकार को करोड़ों के राजस्व को चूना लगाने का सबसे बड़ा खेल चल रहा है। इस अवैध कॉमर्शियल साइट को 125 एकड़ में बिना CLU कराए अवैध रूप से भूमाफिया काट रहे हैं। जमीन के मालिक का आरोप है कि इस अवैध साइट में मंत्री और विधायक भी शामिल हैं। वहीं इस मामले में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से बात की गई तो उन्होंने मामले को संज्ञान में लेते हुए भूमाफियाओं को चेतावनी दी है और कहा कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी का कोई भी मंत्री या नेता इसमें शामिल नहीं है। हरियाणा में 1 इंच जमीन पर भी बिना CLU के निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। जो भी शख्स इन कामों को अंजाम देगा, सरकार उसके खिलाफ सख्त कदम उठाएगी। नहीं, मुझे जानकारी जो टोल पे है वो फरीदाबाद का रकबा है या पलवल का? पलवल जिले का रकबा है वो। आप तो पूरे प्रदेश के मंत्री हैं जी। नहीं, मेरा ये कहना है कि हरियाणा प्रदेश में कोई भी अवैध कॉलोनी और कोई भी इस तरह के प्लॉट करता है उसके खिलाफ हमारी कार्रवाई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कई बार ऐसे अधिकारियों को, चाहे DTP हो चाहे CTP हो, उनको सस्पेंड किया, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और कोई तहसीलदार भी इस तरह की रजिस्ट्री करता मिला अनऑथराइज के प्लॉटों की, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। मुझे आपने जानकारी दी है, प्रदेश से मुख्यमंत्री से बड़ा कोई नहीं है जी। आप MLA MP की तो बात छोड़िए, मुख्यमंत्री ने कहा है 1 इंच बीच में बिना CLU को करता मिला उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और कोई भी हो, आप बताइए, अगर कोई वहाँ पे गदपुरी उस पर इस तरह का कोई नाम ले रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। हमने लगातार पानीपत से मानवता को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई, जहां एक कलयुगी मां छाजपुर गांव के पास झाड़ियों में कट्टे में बांधकर नवजात बच्ची को फेंककर फरार हो गई। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने बच्ची को सरकारी अस्पताल की नर्सरी में भर्ती कराया। वहीं डॉक्टर एकता का कहना है कि बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है, बच्ची के शरीर पर कुछ चोट के निशान हैं। आपको बता दें, फिलहाल पुलिस बच्ची की मां की तलाश में जुट गई है। छाजपुर में कोई बच्चे की रोने की आवाज सुनी है, भाई कोई बच्चा डाल रहा है जो कम समय का पैदा था। फिर सूचना मिलने पर 112 मौके पर गई, वो बच्ची को यहाँ लेकर सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। फिलहाल में बच्ची ठीक है। बच्ची किस अवस्था में? मैं जैसे बच्चा पैदा होता है उसी अवस्था में थी, बिल्कुल कपड़े वगैरह कुछ नहीं था, खाली है कि जो अपना कट्टा होता है कट्टे में पैक करके वहाँ डाल रखेगा। किसको दिखाई दी सबसे पहले? सबसे पहले किसी औरत को दिखाई दी है, उसने बताई है, उसने कॉल करी है, फिर 112 पहुंची। अभी बच्ची कहाँ रखी? बच्ची सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करा दी है। लड़की है, 5:15 बजे के करीब पुलिस वाले लेके आए थे। सुरेश SI छाजपुर खुर्द में मिली है, गली में पड़ी हुई। वैसे अभी बच्चे की कंडीशन स्टेबल है, सांस धड़कन वगैरह सब कुछ ठीक चल रहा है। कुछ चोट के निशान वगैरह है कमर पे कुछ? नहीं, एक हल्की सी खरोंच है चेस्ट के ऊपर, नॉर्मल? वैसे नॉर्मल है, स्टेबल है। भारतीय खेल प्राधिकरण शाखा कुरुक्षेत्र में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में वॉलीबॉल टीम में चयनित खिलाड़ियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इन गेम्स के लिए साइंस सेंटर कुरुक्षेत्र के 6 वॉलीबॉल खिलाड़ियों का हरियाणा की टीम के लिए चयन किया गया। इस उपलब्धि के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण सोनीपत निदेशिका ललिता शर्मा और साई प्रभारी कुलदीप सिंह बैटचव ने वॉलीबॉल प्रशिक्षक राहुल सांगवान और चयनित खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी।
खबर अम्बाला से है, जहां 1 जून से सरकार के द्वारा बचपन बचाओ अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत जो भी बच्चे छोटी उम्र में बाल मजदूरी कर रहे हैं उनके भविष्य को उज्जवल बनाने का काम किया जाएगा। इस मामले में अधिक जानकारी देते हुए अम्बाला चाइल्ड्स हेल्पलाइन की चेयरपर्सन रंजीता ने बताया कि हरियाणा सरकार ने बचपन बचाओ अभियान शुरू किया है, जिसमें जिला स्तर पर एक टीम गठित की जाएगी जो बाल मजदूरी कर रहे बच्चों को रेस्क्यू करेगी और उसके बाद अगर उसे बच्चे के परिवार वाले आते हैं तो बच्चों को उन्हें वार्निंग देकर सौंप दिया जाएगा, नहीं तो उन बच्चों को किसी एनजीओ में भेज दिया जाएगा जहां उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए पूरे प्रबंध होंगे। जिसमें कि बचपन बचाओ आंदोलन की जो है एक टीम मेंबर बनाई गई है। उसमें जो है डीटीएफ डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स है जो जिले लेवल पर गठित की गई है, वो उसमें जो चाइल्ड लाइन की टीम भी शामिल है, उसमें चाइल्ड लेबर इंस्पेक्टर भी होते हैं, उसमें जो है डीपीओ जो है उस टीम का गठन करती है। तो और उसमें हम CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का भी एक मेंबर होता है, तो वो मिलकर जो है वो अभियान चलाएगी। अभी वैसे हमने कुछ दिन पहले भी एक अभियान चलाया था, शाम को 6 बजे के बाद हमारी चाइल्ड लाइन टीम और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट अम्बाला ने पूरे सिटी और कैंट के अंदर ये अभियान चलाया था। क्या करते हो? अम्बाला शहर नगर निगम में शहरी एरिया में चल रही दूध की डेयरियों को खथौली में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन वहां पर डेयरियां शिफ्ट करने के वाले लोगों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। इसी कड़ी में डेयरी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने नगर निगम आयुक्त वीरेंद्र लाठर से मुलाकात की और अपनी समस्याएं सुनाई। डेयरी संचालकों ने कहा कि चारों तरफ पानी लगा रहता है और पानी की निकासी कोई व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते। वहीं नगर निगम की तरफ से सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन डेट नहीं कोई फाइनल। वहाँ पे निरीक्षण के दौरान ये पाया कि काफ़ी लगभग सभी डेयरी संचालकों ने अपने कॉम्प्लेक्स में सबमर्सिबल लगाए हुए हैं और वो गोबर को भी उस पानी के साथ ही नालियों में बहा देते हैं, जिससे नालियाँ चौक हो जाती हैं और वो सड़कों पे भी पानी खड़ा हो जाता है। लेकिन साथ साथ उनका वो भी जो दिक्कत उनकी है कि उनके पानी की निकासी सही तरीके से नहीं हो पा रही है, उस विषय को भी देखा गया, जिसके लिए IPS 1PS वो लगा रहे हैं ताकि उसका टेंडर भी किया जा रहा है ताकि उसके पानी की स्थायी निकासी हो सके। 1/7/2022 को निगम आयुक्त से मिलने गए, नियुक्त और अपना प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र देने के बाद वो हमारी समस्याओं का समाधान ना करके इधर-उधर की बातों में उलझाकर हमें उसने जवाब दे दिया। कोई संविधान का समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आप अपना पानी बंद करो, पानी बंद कर देंगे पानी बंद कर देंगे। ट्यूबवेल इनके दोनों फेल हो चुके हैं, रोड पे पानी खड़ा है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। सर, हमें 2004 में प्लॉट अलॉट किए गए थे निगम के द्वारा। आज 2022 हो गया, 18 साल हो चुके हैं, जिसमें आज तक हमारे को ना तो वहाँ पर पानी की निकासी का प्रबंध किया गया है। जौन सा निगम द्वारा प्रोजेक्ट बनाया गया है वह प्रोजेक्ट ही गलत बनाया गया। वहाँ का जौन सी उन्होंने ढाल की हुई है वो पीछे की तरफ की हुई है और पीछे की सारे खेत हैं जहाँ से पानी की कोई निकासी नहीं है। हम बार बार इनसे मांग कर चुके हैं कि हमें एक मुख्य नाला बना के दिया जाए जिससे कि डेयरियों वालों की समस्या का समाधान किया जाए। धरने वाला भी भेजना, जो धरने वाला भी देने लगे कब देना धरने की, लेकिन हले डेट नहीं कोई फाइनल। रुक जाओ हरियाणा के किसानों का रुझान परंपरागत खेती से हटकर मुनाफे वाली फसल की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिसका उदाहरण कुरुक्षेत्र के कस्बे शाहाबाद में देखने को मिला। अब शाहाबाद सूरजमुखी की खेती का गढ़ बनता जा रहा है। यही वजह है कि न केवल किसान सूरजमुखी में दिलचस्पी ले रहे हैं, बल्कि अनाज मंडी से लेकर शाहाबाद हाईवे पर सड़क तक
हर तरफ सूरजमुखी दिखाई दे रहा है। शाहाबाद न केवल हरियाणा बल्कि एशिया में सूरजमुखी का सबसे बड़ा उत्पादक है। शाहाबाद अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन के प्रधान डॉक्टर प्रदीप गोयल का कहना है कि खाद्य तेल के दाम बढ़ने से सूरजमुखी की मांग और भाव बढ़े हैं। 15 दिन पहले शुरू हुई सूरजमुखी की शाहाबाद अनाज मंडी में बम्पर आवक है। देखिए, शाहाबाद क्षेत्र जो है वो आलू उत्पादक क्षेत्र है। जहाँ जहाँ आलू ज़्यादा होता है वहाँ वहाँ किसान 3 फसलें लेने के लिए सूरजमुखी लगाते हैं। तो शुरू से ही हमारा जो शाहाबाद का क्षेत्र है सूरजमुखी के लिए विख्यात है, बल्कि इवन एशिया में भी मैं मानूंगा कि सबसे ज़्यादा सूरजमुखी हमारे क्षेत्र में होती है। अब की बार सूरजमुखी का रेट तेल क्योंकि ऊंचे हैं, मलेशिया से जो इंपोर्ट था वो एक बार थोड़ा सा बैन हो गया था, उस वजह से तेलों के अंदर तेज़ी आई। तेलों की तेज़ी आने की वजह से ना तो सरसों को सरकार को कोई मिली, सरसों बाजार के अंदर ऊंचा रेट पे बिकी, और यही पोजीशन अब सूरजमुखी की है। वह भी बाजार में, क्योंकि सरकार का रेट 6,000 15 रुपये है, जबकि बाजार के अंदर 66-67 लेके 7,000 रुपये तक के रेट किसानों को मिल रहे हैं। 9 कनाले के ले गए हैं जी। क्या उम्मीद क्या है? उम्मीद देखो जी 12-13 कुंटल अंदाजा है। रेट देखो जी 6.5 भी 1.7 भी है इसका, इस बीज का। तो अपने एरिया में सबसे ज्यादा सूरजमुखी लगाई जाती है? हाँ जी सब तो हमारे एरिया में, शाहाबाद के एरिया में ना सारी आया। तो क्या उम्मीद है किसानों का जो गेहूं से घटा हुआ था वो पूरा हो जाएगा? देखो जी उम्मीद आया हो जाएगा जी, अगे कह नहीं सकते कोई। आइए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। महाराणा प्रताप जयंती पर सीएम मनोहर लाल ने नमन किया है। महाराणा प्रताप की जयंती आज, सीएम मनोहर लाल ने किया नमन। वीर योद्धा के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने महाराणा प्रताप को नमन किया है। महाराणा प्रताप की जयंती आज, सीएम मनोहर लाल ने किया नमन। वीर योद्धा के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। तो ये ट्वीट आप देख रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महाराणा प्रताप की जयंती पर ट्वीट किया है और महाराणा प्रताप को नमन किया है। खबर तो शाम से जहां संयुक्त किसान मोर्चा कमेटी और ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने किसान नेता राकेश टिकैत पर बेंगलुरु में स्याही फेंके जाने के मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। तो शाम के नायब तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर किसान मजदूर संगठन के नेताओं का कहना था कि राकेश टिकैत पर किया गया हमला लोकतंत्र पर हमला है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोग आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं और सरकारें फांसीवादी तरीके से विरोध को दबाना चाहती हैं। किसान संगठन इस हमले की घोर निंदा करते हैं। वहीं संगठन के नेताओं ने दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने और ऐसे लोगों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। विश्व दुग्ध दिवस के मौके पर करनाल में स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें डेयरी वैज्ञानिकों और पशुपालकों ने भाग लिया। इस संगोष्ठी में किसानों को क्लीन मिल्क, दूध की प्रोसेसिंग, पशुओं की बीमारियां और दूध से बने उत्पादों की मॉनिटरिंग के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक और अन्य वैज्ञानिकों ने मॉडल डेयरी द्वारा निर्मित कम कीमत और सेहत के लिहाज से बेहतर आइसक्रीम को आम जनता के लिए समर्पित किया है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित
खबर गुरुग्राम से, जहां 17वीं फिगर और स्पीड स्केटिंग नेशनल चैंपियनशिप में हरियाणा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 पदक जीते हैं। प्रदेश के खिलाड़ियों ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक जीतकर प्रतियोगिता के इतिहास में अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया। सभी विजेता खिलाड़ियों को नेशनल एसोसिएशन की तरफ से नगद पुरस्कार राशि के अलावा मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। हरियाणा आइस स्केटिंग एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र लोहान की माने तो 17वीं स्पीड स्केटिंग में गुरुग्राम की रूही ने अंडर 13 में कांस्य पदक प्राप्त किया, जबकि फिगर स्केटिंग में फरीदाबाद के जतन सहरावत स्वर्ण पदक जीत करके प्रदेश को पहला स्वर्ण पदक उन्होंने दिलाया। देखिए, आइस स्केट की तरफ से एक हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम दोबारा 17 नेशनल चैम्पियनशिप होस्ट कर पाए हैं। ये इकलौती आइस स्केटिंग रिंक है इंडिया की, और एक प्लेटफॉर्म हम देना चाह रहे हैं हर एथलीट को कि वो इन विंटर गेम्स को, जो काफ़ी हद तक इंडिया में कम जगहों पे खेली जाती है, सिर्फ नॉर्थ में खेली जाती है, तो ऐसा एक एक्सेस देना चाहते हैं सारे खिलाड़ियों को जो यहाँ आएँ। एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, कोचेस, ट्रेनिंग, रेगुलर कोचिंग एंड ट्रेनिंग, रेगुलर एक्सेस टू द रिंक, इन सारी चीज़ों को मिला के एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है जहाँ पे ये ब्यूटीफुल गेम होस्ट हो पाए। मुझे 7 साल हो चुके हैं। 7 साल में कितने मेडल आपने जीते हैं? मैं 5 साल से लगातार नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका हूँ। मैंने साउथ ईस्ट एशिया में 2500 मीटर्स में मेरा ब्रॉन्ज आया है, और मेरा ऑस्ट्रेलियन ओपन चैम्पियनशिप में मेरा ही ब्रॉन्ज है 500 मीटर में। ये हमारी 17वीं है आइस स्पीड स्केटिंग नेशनल चैम्पियनशिप, और इसमें तकरीबन 14 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया है, और कई तो ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर बर्फ़ का नामो निशान नहीं है, लेकिन वो उनकी परफॉर्मेंस जो है दैट इज पार विद जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख की जो टीम्स हैं उनके बराबरी की है। खबर 10 में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।